सभी सुनने वालों का इस नई और इस बेहद खास गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अंग्रेजी भाषा की गहराइयों को समझना चाहते हैं। हाँ, और मेरा भी सभी को नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। ये एक ऐसी चर्चा है जो उन लोगों के भी बहुत काम आएगी जो वैसे तो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं पर ग्रामर के एक खास जाल में अक्सर फंस जाते हैं। बिल्कुल। और हम हिंदी भाषियों के लिए तो अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करना, खास करके टेंस यानी काल सीखना हमेशा से एक दिलचस्प पहेली रहा है। पहेली तो है, और आज हम जिस उलझन पर बात करने वाले हैं वो कोई आम पहेली नहीं है। सही कहा, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी आई हैव डन, और पास्ट इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं यानी आई डिड। इन दोनों के बीच की जो बारीक लकीर है ना, आज हम उसको समझेंगे। असल में जब हम हिंदी में सोचते हैं ना कि मैं कल आया और मैं आ चुका हूँ, तो इनका अनुवाद करते समय दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश चलती है। और यही कश्मकश अच्छे अच्छे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वालों को भी ईमेल लिखते समय सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, मीटिंग में बोलते वक्त भी लोग अटक जाते हैं। तो इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम इस उलझन की जड़ तक जाएं। और इसके लिए हमने दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन और प्रामाणिक अंग्रेजी ग्रामर की किताबों का सहारा लिया है, ताकि इस उलझन का ऐसा विश्लेषण हो कि हमेशा के लिए सुलझ जाए। एकदम। आज हमारी चर्चा जिन स्रोतों पर टिकी है उनमें शामिल हैं कैम्ब्रिज ग्रामर, वर्न एंड मार्टिन, माइकल स्वॉन की प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज और भारतीय छात्रों के बीच जो बहुत ही लोकप्रिय किताब है नीतू सिंह वॉल्यूम 1। आज हम इनके नियमों और उदाहरणों को पूरी तरह से खंगालने वाले हैं। पर एक बात मैं यहाँ साफ कर दूं सुनने वालों के लिए कि हमारा मकसद स्कूल की तरह नियम रटना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नियम रटने से भाषा नहीं आती। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों टेंस आखिर किस नजरिए से काम करते हैं। मतलब अंग्रेज लोग इन वाक्यों को बोलते समय को, मेरा मतलब है टाइम को, किस तरह से देखते हैं, और यही मनोविज्ञान इस चर्चा को इतना रोचक बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के उस बुनियादी अंतर पर आते हैं जिसे हमारे स्रोतों में अतीत बनाम वर्तमान से जुड़ा अतीत कहा गया है। हाँ, तो इन सभी किताबों का जो निचोड़ है वो ये है कि ये दोनों ही टेंस अतीत में हुई घटनाओं की बात करते हैं। काम तो दोनों में ही पहले हो चुका है, लेकिन उस घटना को देखने का चश्मा बिल्कुल अलग है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, बल्कि टाइम को महसूस करने का एक अलग ही तरीका है। इसे एक बहुत ही सीधे तरीके से देखा जा सकता है। अगर हम समय को एक लंबी रेखा, एक टाइमलाइन की तरह दिमाग में खींच लें, एक सीधे लाइन की तरह। हाँ, तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम पूरी तरह से एक ऐसे अतीत के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका दरवाजा बंद हो चुका है। मतलब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। एकदम क्लोज। काम पूरा हो गया है, वो समय बीत गया है और उसका हमारे आज या वर्तमान के इस पल से कोई सीधा लेना देना नहीं है। वो घटना बस इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ देखते हैं तो इसके तो नाम में ही प्रेजेंट यानी वर्तमान जुड़ा हुआ है। सही पकड़ा आपने। इसका काम ही यही है कि अतीत में शुरू हुए या खत्म हुए किसी काम को एक अदृश्य धागे से हमारे वर्तमान यानी नाव से बांध देना। यानी अतीत में जो कुछ भी हुआ उसका असर, उसकी गूंज या उसका नतीजा अभी भी इसी पल हमारे सामने मौजूद है। ये जो प्रभाव अभी भी मौजूद है वाला विचार है ना, इसे कैम्ब्रिज ग्रामर ने एक बहुत ही शानदार कहानी के जरिए समझाया है। ओह, वो टॉम की चाबी वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल, टॉम्स की वाला उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। चलिए इस उदाहरण को थोड़ा विस्तार से खोलते हैं ताकि ये अंग्रेजी सीखने वालों के दिमाग में इसकी पूरी तस्वीर एक फिल्म की तरह साफ हो जाए। कल्पना करते हैं कि टॉम नाम का एक व्यक्ति है और वो टॉम अपने घर के दरवाजे पर खड़ा है। कैम्ब्रिज ग्रामर इस स्थिति को बहुत ही खूबसूरती से दो अलग अलग वाक्यों में बांटता है। पहला वाक्य है टॉम लॉस्ट हिज की। ये पास्ट सिंपल है। अब इस वाक्य को सुनने के बाद हमें सिर्फ ये पता चलता है कि अतीत में किसी समय टॉम ने अपनी चाबी खो दी थी। पर अब इस जानकारी में एक रहस्य छुपा है। हमें ये नहीं पता कि कहानी का अंत क्या हुआ। सही बात है। क्या टॉम को चाबी वापस मिल गई? क्या उसने ताला तोड़ दिया या उसने नई चाबी बनवा ली? हमें कुछ नहीं पता। ये वाक्य सिर्फ अतीत के घटना की एक सूखी सी रिपोर्ट है, बस एक जानकारी। लेकिन अब दूसरे वाक्यों की गहराई पर ध्यान देते हैं। दूसरा वाक्य है टॉम हैज लॉस्ट हिज की। ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। हाँ, और ये वाक्य सिर्फ एक जानकारी नहीं दे रहा है, ये एक वर्तमान की समस्या खड़ी कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है
कि चाबी खो गई है और उसका प्रभाव यह है कि टॉम के पास इस पल जब हम बात कर रहे हैं चाबी नहीं है। और वो शायद अभी भी बारिश में दरवाजे के बाहर खड़ा है और अपनी जेबें टटोल रहा है। ये तस्वीर सच में बहुत कुछ साफ कर देती है। इस उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर टॉम को उसकी खोई हुई चाबी मिल गई है तो हम किसी भी हालत में ही हैज लॉस्ट हिज की नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि अब वर्तमान में वो बिना चाबी के नहीं है ना। या तब हमें मजबूरन सिंपल पास्ट का सहारा लेना होगा और कहना होगा ही लॉस्ट हिज की बट नाउ ही हैज फाउंड इट। यानी चाबी खोने वाली घटना का वर्तमान से जुड़ाव टूट गया, उसकी समस्या हल हो गई। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प उदाहरण हमारे स्रोतों में मिला जो ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में है। महान संगीतकार मोजार्ट का जो उदाहरण है वो इस नियम को एकदम पक्का कर देता है। हाँ, मोजार्ट वाला उदाहरण तो इस नियम की सबसे बड़ी कसौटी है। कैम्ब्रिज और व्रेन एंड मार्टिन दोनों इस बात पर जोर देते हैं। कैम्ब्रिज ग्रामर स्पष्ट रूप से कहता है कि हम मोजार्ट जैसे व्यक्ति के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। नियम कहता है कि स्रोत में वाक्य दिया गया है मोजार्ट रोट मोर देन 600 पीसेज ऑफ म्यूजिक। यहाँ रोट यानी पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम यहाँ हैज रिटन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका कारण बहुत ही तार्किक और थोड़ा सा डार्क भी है। हाँ, असल में मोजार्ट अब इस दुनिया में नहीं है, उनका जीवन काल खत्म हो चुका है। इसलिए संगीत लिखने की उनकी जो क्रिया थी वो पूरी तरह से अतीत के एक बंद डिब्बे में कैद हो चुकी है। उसकी वर्तमान में कुछ नया जोड़ने की कोई संभावना ही नहीं बची है। सही कहा। अगर हम मोजार्ट हैज रिटन अ न्यू सिम्फनी कह दें तो इसका तो यही मतलब निकलेगा कि मोजार्ट अपनी कब्र से वापस आ गए हैं और आजकल नया संगीत लिख रहे हैं, जो कि किसी हॉरर फिल्म की कहानी तो हो सकती है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती होगी। जो जा चुका है, जिसका समय खत्म हो गया है, उसके लिए सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही बना है। और यही कारण है कि इतिहास की किताबों में हमें हमेशा सिंपल पास्ट ही देखने को मिलता है। जब तक कि वो इतिहास आज के वर्तमान पर सीधा असर न डाल रहा हो, हम हमेशा अतीत को अतीत में ही छोड़ देते हैं। इस ऐतिहासिक नजरिए को समझने के बाद मुझे लगता है कि अब हमें इस चर्चा के सबसे रोमांचक और व्यवहारिक हिस्से की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि है समय सूचक शब्द। हाँ, यानी टाइम वर्ड्स। स्ट्रॉटन का गहराई से अध्ययन करते हुए मैंने एक बात महसूस की कि ये टाइम वर्ड्स अंग्रेजी भाषा के किसी जासूस की तरह काम करते हैं। जासूस, ये बढ़िया शब्द है ना? ये शब्द वाक्यों में छुप कर बैठते हैं और हमें सही टेंस तक पहुंचाने का एकदम पक्का सुराग देते हैं। ये शब्द सच में एक कंपास की तरह हैं, जो हमें भटकने नहीं देते। अगर किसी को नियम याद ना भी रहें तो सिर्फ इन शब्दों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि कौन सा टेंस इस्तेमाल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फिनिश्ड टाइम की बात करते हैं, यानी वो समय जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जैसे कि येस्टरडे, लास्ट वीक, 2010 जैसा कोई बीता हुआ साल या अगो। इन शब्दों के साथ एक अटल नियम जुड़ा हुआ है कि ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट की ही मांग करते हैं। और पता है, यहीं पर हम हिंदी बोलने वाले सबसे बड़े जाल में फंस जाते हैं। नीतू सिंह जी की जो वॉल्यूम 1 किताब है उसमें इस बात पर खास तौर से रोशनी डाली गई है। वो ट्रैप जो उन्होंने बताया है। बिल्कुल। हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में या ऑफिस के ईमेल्स में बड़े आत्मविश्वास के साथ लिख देते हैं आई हैव कम येस्टरडे या आई हैव सेंट द रिपोर्ट येस्टरडे। और हिंदी अनुवाद के हिसाब से हमारे दिमाग को लगता है कि हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि काम तो हो चुका है। लेकिन किताब के अनुसार ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। हम सोचते हैं मैं आ चुका हूं कल तो हैव कम लगा दिया। ये ट्रैप इसलिए बनता है क्योंकि हम हिंदी और अंग्रेजी के समय को देखने के नजरिए को आपस में मिला देते हैं। देखिए, आई हैव कम येस्टरडे तकनीकी रूप से इसलिए गलत है क्योंकि येस्टरडे एक ऐसा समय है जो रात के 12 बजे बजते ही पूरी तरह से मर चुका है, खत्म हो गया है। हाँ, तो हम एक खत्म हो चुके समय को प्रेजेंट यानी वर्तमान के टेंस के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ये तो भौतिक विज्ञान और समय के नियम के ही खिलाफ हो गया। सही बात है, हम बीते हुए कल में जाके आज की बात नहीं कर सकते। इसलिए नीतू सिंह जी की किताब बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि इसका सही वाक्य सिर्फ और सिर्फ आई केम येस्टरडे होगा। जब समय खत्म हो गया तो टेंस भी पास्ट में चला गया। ये एक बहुत ही बड़ी राहत की बात है। मुझे यकीन है कि ये नियम सुनने वालों के बहुत से कंफ्यूजन दूर कर देगा। अब इसके ठीक विपरीत काम करने वाले शब्दों पर आते हैं जिन्हें स्रोतों में अनफिनिश्ड टाइम कहा गया है, यानी वो समय जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जिसका दरवाजा भी खुला है, जैसे कि टुडे, दिस वीक, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी या येट। जब वाक्य में ये शब्द आते हैं
तो हमारा झुकाव अपने आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ हो जाना चाहिए। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही रोजमर्रा की जिंदगी का तुलनात्मक उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लेते हैं कि बीता हुआ कल खत्म हो गया है और किसी को कहना है कि उसने कल फल नहीं खाए, तो वो कहेगा आई डिडंट ईट एनी फ्रूट येस्टरडे। यहाँ कल का दिन बीत चुका है, वो व्यक्ति वापस कल में जाकर फल नहीं खा सकता। वो टाइम लॉक हो चुका है। एकदम लॉक हो चुका है। लेकिन अगर आज का दिन अभी चल रहा है, दोपहर का समय है और उसे यही बात आज के लिए कहनी है, तो वो कहेगा आई हैवंट ईटन एनी फ्रूट टुडे। ओपन या अनफिनिश्ड है, उसमें बदलाव की गुंजाइश है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग किया जाता है। ये खुले हुए डब्बे वाला नजरिया बहुत ही सटीक है। और इसी अनफिनिश्ड टाइम की सूची में एक शब्द है येट, जिसको लेकर हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद या कहीं नियम दिया गया है। हाँ, येट का मतलब होता है अभी तक। अक्सर लोग इसे सकारात्मक वाक्यों में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो कि कैम्ब्रिज ग्रामर के अनुसार गलत है। येट का जो नियम है वो अंग्रेजी भाषा की बारीकियों को समझने के लिए वाकई बहुत खास है। येट हमेशा ये दर्शाता है कि हम किसी काम के होने का इंतजार कर रहे हैं या उसकी उम्मीद कर रहे हैं। तो कैम्ब्रिज ग्रामर क्या कहता है इस पर? वो बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं कि येट का प्रयोग केवल नकारात्मक यानी नेगेटिव या प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वाले वाक्यों में ही किया जाना चाहिए, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। जैसे अगर हम खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देखकर पूछें हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग येट? यानी क्या बारिश अभी तक रुकी है? यहाँ हम बारिश के रुकने की उम्मीद कर रहे हैं, जो एक सवाल है। या फिर ऑफिस के माहौल में कोई कह सकता है आई हैवंट सेंट द ईमेल येट, मैंने अभी तक ईमेल नहीं भेजा है। ये एक नकारात्मक वाक्य है जिसका मतलब है कि ईमेल भेजने का काम अभी बाकी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आई हैव सेंट द ईमेल येट। एकदम नहीं। सकारात्मक वाक्यों में येट की कोई जगह नहीं है। वहां हम ऑलरेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई हैव ऑलरेडी सेंट द ईमेल। प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज के एक बहुत ही मजेदार और गहरे हिस्से की याद आ रही है। वो कौन सा हिस्सा है? ये नियम इस बारे में है कि हम असल जिंदगी में कहानियां कैसे सुनाते हैं या दूसरों को कोई खबर कैसे देते हैं। इस सेगमेंट को हम खबर देना बनाम विस्तार से बताना यानी न्यूज़ वर्सेस डिटेल्स का नाम दे सकते हैं। हाँ। मुझे ये पढ़कर एक असली आहा मोमेंट महसूस हुआ था कि हम अनजाने में ही सही, लेकिन भाषा के इस नियम का कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। ये भाषा के मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक उपयोग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जब हम किसी के पास कोई नई जानकारी लेकर जाते हैं, कोई बड़ी घोषणा करते हैं या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चुनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खबर उस पल में बिल्कुल ताज़ा है, उसका प्रभाव सुनने वाले पर अभी पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो शुरुआती शौक या सरप्राइज खत्म होता है और हम उस खबर की गहराई में उतरते हैं, उसकी डिटेल्स यानी बारीकियां बताने लगते हैं कि घटना कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, तो हम अचानक से गियर बदलते हैं और पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट पर आ जाते हैं। माइकल स्वॉन की किताब में इसका जो उदाहरण दिया गया है वो इतना जीवंत है कि लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ कमरे में आता है और अपने दोस्त से कहता है अंकल जॉर्ज हैज क्रैश्ड द कार अगेन। यानी अंकल जॉर्ज ने फिर से कार का एक्सीडेंट कर दिया है। ये वाकया एक ब्रेकिंग न्यूज है। इसमें एक गर्माहट है, इसलिए यहाँ हैज क्रैश्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ। सुनने वाले का ध्यान तुरंत खिंच गया। लेकिन जब दोनों लोग शांति से बैठते हैं और आगे की बातचीत होती है, तो वो व्यक्ति कहता है ही रैन इनटू अ ट्री इन हाई स्ट्रीट, यानी वो हाई स्ट्रीट में एक पेड़ से जा टकराए। अब ये ताज़ा खबर नहीं रही, ये अतीत में घट चुकी एक घटना का विवरण है, इसलिए यहाँ रैन यानी पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया गया। इस एक उदाहरण से पूरी की पूरी अवधारणा साफ हो जाती है। पहली लाइन ने बताया कि कुछ नया हुआ है जिसका असर अभी भी मौजूद है। कार टूटी हुई है और अंकल जॉर्ज शायद अस्पताल में है। लेकिन दूसरी लाइन ने उस घटना का पोस्टमार्टम किया जो कि अतीत में घट चुकी है। इसका एक और शानदार उदाहरण आविष्कारों से यानी इन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। वो कैसे? मान लेते हैं कि आज सुबह अखबार में खबर छपती है कि एक नई मशीन बनी है, तो खबर की हेडलाइन कुछ ऐसी होगी, somebody has invented a new washing machine। किसी ने एक नई वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है। ये आज की ताज़ा खबर है जो हमारी दुनिया को आज प्रभावित कर रही है। लेकिन अगर हम इसी बातचीत को टेलीफोन की तरफ मोड़ दें, जिसका आविष्कार 100 साल से भी ज्यादा पहले हुआ था, तो हम कभी नहीं पूछेंगे Who has invented the telephone? हम हमेशा पूछेंगे Who invented the telephone? क्योंकि अब ये कोई नई खबर नहीं है,
ये एक ऐतिहासिक तथ्य बन चुका है। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, वरिन एंड मार्टिन की किताब इस बात को लेकर बहुत ही सख्त है कि ऐतिहासिक तथ्यों के लिए हमेशा पास्ट सिंपल ही आता है। वरिन एंड मार्टिन का जो उदाहरण है ना इतिहास को लेकर, बाबर डिफीटेड राणा संगा, वो इसी बात को साबित करता है। यहाँ हैज डिफीटेड सोचना भी हास्यास्पद लगता है, क्योंकि ये सदियों पुरानी एक घटना है जिसका आज के वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के बीच मुझे लगता है कि हमें एक ऐसे सवाल पर बात करनी चाहिए जो अंग्रेजी सीखने वाले लगभग हर व्यक्ति को कभी ना कभी परेशान करता है। जरूर पूछिए। जब हम किसी इंसान के जीवन के अनुभवों यानी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करनी हो, तो वहाँ कौन सा नियम काम करता है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के अनुभवों की बात कर रहे होते हैं जो अभी हमारे बीच हैं, जो जीवित हैं, तो हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करते हैं। इसका कारण क्या वो वही अनफिनिश्ड टाइम वाला नियम है? बिल्कुल वही। उस जीवित इंसान का जीवन अभी चल रहा है, उसकी सांसें चल रही हैं और उसके अनुभवों की किताब के पन्ने अभी खुले हुए हैं। उन पन्नों में अभी और भी कई नई चीजें, नई यात्राएं जुड़ सकती हैं। इसलिए हम आम बोलचाल में अक्सर लोगों से पूछते हैं, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, या हैज शी एवर ईटन सुशी? हम ये नहीं पूछते कि डिड शी एवर ईट सुशी। हालांकि कई बार बहुत ही अनौपचारिक माहौल में या वैसे हॉलीवुड की फिल्मों में भी लोग डिड यू एवर बोल देते हैं, लेकिन अगर हम शुद्ध और सही ग्रामर की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट ही सही रास्ता है। सही कहा। और इसी अनुभव वाले हिस्से में कैम्ब्रिज ग्रामर एक बहुत ही भ्रमित करने वाले अंतर को स्पष्ट करता है जो अक्सर लोगों को फंसा देता है। वो है गॉन टू और बीन टू के बीच का फर्क। ओहो, ये तो इतना आम ट्रैप है कि कई बार बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखने वाले भी इसमें मात खा जाते हैं। ये सचमुच एक क्लासिक गलती है। गॉन और बीन दोनों ही गो यानी जाना क्रिया से जुड़े हुए शब्द हैं, लेकिन जब हम इनके अर्थ की गहराई में जाते हैं तो इनमें जमीन आसमान का फर्क दिखता है। इसे एक दृश्य के जरिए समझते हैं। अगर कोई कहता है जेम्स हैज गॉन टू इटली, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जेम्स ने अपना सूटकेस पैक किया, फ्लाइट ली और वो अभी भी इटली में ही मौजूद है, या शायद वो रास्ते में है। सबसे जरूरी बात यह है कि वो अभी तक घर वापस नहीं लौटा है। लेकिन अगर वाक्य बदल जाए और कोई कहे एमी हैज बिन टू इटली, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। इसका मतलब है कि एमी के पास इटली जाने का अनुभव है। वो वहां गई थी, उसने वहां का पिज्जा खाया और अब वो अपनी यात्रा खत्म करके वापस आ गई है। इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार और विजुअल तरीका है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमारे सामने सोफे पर बैठा है और चाय पी रहा है और हम उसकी विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं, तो हम किसी भी कीमत पर ही हैज गॉन टू अमेरिका नहीं कह सकते। हमें ही हैज बीन टू अमेरिका ही कहना होगा, क्योंकि अगर वो सच में गॉन होता तो वो हमारे सामने सोफे पर बैठकर चाय नहीं पी रहा होता, वो अमेरिका में होता। ये विजुअलाइजेशन बहुत ही कमाल का है। अगर व्यक्ति सामने है तो बीन, अगर गायब है तो गॉन। एकदम सिंपल। अब इस डीप डाइव के आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा काम आने वाले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ये है समय की अवधि यानी ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर और सिंस का खेल। इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल समय बताने के लिए होता है, लेकिन कैम्ब्रिज और नीतू सिंह की किताबों में इनके लिए बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले तो हमें हाउ लॉन्ग यानी कब से या कितने समय से वाले सवालों के नजरिए को समझना होगा। अगर कोई काम अतीत में शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है, या कोई स्थिति वैसी ही बनी हुई है, तो हम बिना किसी शक के प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम किसी से पूछें हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर, तुम यहाँ कब से रह रहे हो, इस सवाल के अंदर ये भाव छुपा हुआ है कि व्यक्ति अभी भी उसी जगह पर रह रहा है। लेकिन अगर हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर लें और पूछें हाउ लॉन्ग डिड यू लिव देयर, तुम वहां कितने समय रहे, तो इसका साफ मतलब ये निकलता है कि अब वो व्यक्ति वहां नहीं रहता, वो बात अब पुरानी हो चुकी है और वो कहीं और शिफ्ट हो चुका है। और अगर हम जवाब देने पर आए तो फॉर और सिंस का प्रयोग कैसे बन जाता है। मैंने देखा है कि लोग अक्सर सिंस 2 years बोल देते हैं, जो कि गलत है। ये एक बहुत ही आम गलती है। देखिए, फॉर का इस्तेमाल हमेशा एक अवधि यानी ड्यूरेशन बताने के लिए होता है, एक ऐसा समय जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे फॉर 2 hours यानी 2 घंटे के लिए, फॉर 10 years या फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सिंस का स्वभाव बिल्कुल अलग है। सिंस का इस्तेमाल एक निश्चित शुरुआती बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए होता है, जहां से काम शुरू हुआ था। जैसे सिंस मंडे, सिंस 2010 या सिंस मॉर्निंग। सिंस हमें बताता है कि कैलेंडर या घड़ी पर वो कौन सा सटीक पल था जब घटना शुरू हुई।
और नीतू सिंह जी की किताब में सिंस को लेकर एक बहुत ही विशेष और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा काम आने वाला नियम दिया गया है। वो कौन सा नियम है? जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो अपने ऑफिस के ईमेल्स में ऐसी गलतियों से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये नियम किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये नियम बताता है कि सिंस वाक्यों के बीच में एक दीवार की तरह काम करता है। हाँ, वो नियम वाक्यों की संरचना यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेकर है और वो वाकई एक अचूक फॉर्मूला की तरह काम करता है। नियम ये कहता है कि अगर सिंस दो अलग-अलग वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना रहा है तो सिंस के ठीक बाद वाला हिस्सा हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, जबकि सिंस से पहले वाला हिस्सा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। इस किताब का एक बेहतरीन उदाहरण है आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। मैंने उसे तब से नहीं देखा है जब से उसने भारत छोड़ा है। अगर हम इस वाक्य को ध्यान से देखें तो सिंस के बाद ही लेफ्ट इंडिया, जो कि सिंपल पास्ट है, वो आया है। ये एक खत्म हो चुकी घटना है। भारत छोड़ने का काम पूरा हो गया। और सिंस से पहले आई हैवंट सीन हिम, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, वो आया है, जो वर्तमान तक की स्थिति बता रहा है कि आज तक मुलाकात नहीं हुई है। ये सच में गणित के किसी पक्के फॉर्मूला की तरह है। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट। अगर कोई इसे याद रख ले तो वो कभी गलती नहीं करेगा। तो इतनी सारी परतों को खोलने के बाद अब वक्त आ गया है कि इस पूरी गहन चर्चा को एक जगह समेटा जाए, ताकि सुनने वालों के दिमाग में ये सब कुछ अच्छी तरह से बैठ जाए। बिल्कुल। आज हमने जो सबसे अहम बात सीखी वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा एक पुल की तरह काम करता है, जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है, जबकि सिंपल पास्ट अतीत को अतीत के ही कमरे में बंद कर देता है। दूसरा, हमने टाइम वर्ड्स की जासूसी ताकत को पहचाना। कैसे येस्टरडे हमेशा सिंपल पास्ट की मांग करता है और टुडे या येट हमें प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ धकेलते हैं। और इसके साथ ही हमने ये भी लिखा कि जब हम कोई नई ब्रेकिंग खबर सुनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि खबर का असर महसूस हो, लेकिन जैसे ही हम उसकी बारीकियों में जाते हैं हम सिंपल पास्ट पर आ जाते हैं। और वो गॉन टू और बीन टू वाला फर्क। गॉन टू का मतलब है कि व्यक्ति अभी भी वहीं है और बीन टू का मतलब है कि व्यक्ति वहां से वापस आ चुका है। इन सभी किताबों के ज्ञान ने मिलकर आज इस बड़ी सी उलझन को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है। मैं समझती हूँ कि इन नियमों को सिर्फ एक सूची की तरह रटने के बजाय इनके पीछे के मनोविज्ञान को समझना ज्यादा जरूरी है। जब हम ये समझ जाते हैं कि बोलने वाला किस नजरिए से समय को देख रहा है तो चीजें आसान हो जाती हैं। यही सबसे बड़ी बात है। भाषा को महसूस करना पड़ता है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं, जो इन सभी किताबों के पन्नों से थोड़ा बाहर की बात है, लेकिन इसी विषय से जुड़ा है। हाँ, जरूर। हमने आज ग्रामर के इन सख्त नियमों पर इतनी विस्तार से बात की, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि क्या कोई भाषा हमारे समय को देखने के नजरिए को ही पूरी तरह से बदल देती है? ये तो बहुत ही दिलचस्प बात लग रही है। जरा सोचिए, हिंदी बोलते समय हम कई बार मैंने खाना खाया, जो कि पास्ट है, और मैंने खाना खा लिया है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, इनको बिना ज्यादा सोचे समझे लगभग एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, हम आम तौर पर इस बात पर निर्भर रहते हैं कि सुनने वाला संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट से हमारी बात समझ जाएगा। बिल्कुल। हिंदी हमें समय को लेकर थोड़ी छूट देती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अंग्रेजी भाषा हमारे दिमाग में समय की एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त रेखा खींच देती है। वो हमें इस बात के लिए मजबूर करती है कि हम बोलने से पहले ये तय करें कि हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो वर्तमान से जुड़ी है या नहीं। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नई भाषा सीखने का मतलब सिर्फ कुछ नए शब्दों को रटना या ग्रामर के नियम याद करना नहीं है। इसका मतलब है समय और इस दुनिया को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखना सीखना। क्या अंग्रेजी बोलने की प्रक्रिया हमें समय की सीमाओं के प्रति अधिक सचेत और जागरूक बनाती है? यही वो सवाल है जो भाषा विज्ञान को इतना खूबसूरत बनाता है। भाषा सिर्फ आपस में संवाद करने का एक जरिया भर नहीं है, ये हमारी सोच का, हमारे दुनिया को देखने के नजरिए का एक पूरा ढांचा तैयार करती है। वाकई ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे सभी सुनने वालों को जरूर मंथन करना चाहिए। अगली बार जब लोग अंग्रेजी में कोई वाक्य बोलें तो सिर्फ नियम ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि वो उस समय को किस तरह महसूस कर रहे हैं। इस खूबसूरत, गहरे और थोड़े से दार्शनिक विचार के साथ हम अपनी इस गहन चर्चा, इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि समय और ग्रामर की ये उलझन अब एक सुलझी हुई कहानी बन गई होगी।
अपने नजरिए को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और भाषा के इस अद्भुत सफर का पूरा आनंद लेते रहिए। मेरी तरफ से भी सभी को विदा। नई जानकारियों और ऐसे ही दिलचस्प विचारों के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।